सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुश आमदीद। मैं हूं अफसा कोमल। पीटीआई ने एहतजाजी तहरीक का ऐलान किया और उसमें इमरान खान के बेटों का पाकिस्तान आने का के हवाले से भी बात की। हुकूमत के लिए बज़ाहिर ऐसा नजर आया कि एक बहुत बड़ा सरप्राइज था और पहली बार ऐसा गुमान हुआ कि अब हुकूमत भी कुछ खतरा महसूस कर रही है। हुकूमती वज़रा की तरफ से बड़े सख्त इब्तदाई रद्द-ए-अमल आया, धमकी आमेज़ बयानात भी आए, जिससे ये बात वाज़ेह हो गई कि हुकूमत को अभी ये समझ नहीं आ रही कि इस मामले के ऊपर किस तरीके से रद्द-ए-अमल देना है। मगर फिर हमने देखा कि पीटीआई ने हुकूमत का एतमाद एक बार फिर बहाल कर दिया और वजह बनी पीटीआई की अंदरूनी तकसीम, जिसने हुकूमत को यह यकीन दिलाया कि पीटीआई की जो मौजूदा क़यादत है वो हुकूमत को टफ टाइम देने और सड़कों पर मुज़ाहमती सियासत करने की पोजीशन में नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत के सामने अब एक ऐसा चैलेंज ज़रूर मौजूद है जो न सिर्फ हुकूमत की साख को नुकसान पहुंचा रहा है बल्कि पीटीआई की किसी मुमकिना एहतजाजी तहरीक में जान डालने के लिए भी काफ़ी होगा। ये चैलेंज है पेट्रोल और चीनी की बढ़ती कीमतों का। शहबाज हुकूमत ने एक माह में पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत में तकरीबन 14 रुपये जबकि डीजल की कीमत में फ़ी लीटर कीमत में 22 रुपये का इजाफा किया है। कीमतों में ये इजाफा ऐसे वक्त पर किया जा रहा है जब आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी आ रही है। दूसरी तरफ चीनी की कीमत जिस तेजी से बढ़ी है, आवाम अभी तक इसको भी समझने से कासिर को इस हुकूमत की बेहतर कारकर्दगी उसकी स्पीड का नाम दिया जाए या हुकूमत और मिल्स मालिकान के गठजोड़ का नाम दिया जाए। कल वफाकी वजीर कैसर अहमद शेख साहब हमारे प्रोग्राम में मौजूद थे और उन्होंने इंकशाफ किया कि वफाकी काबीना को यह यकीन दहानी करवाई गई थी कि चीनी की कीमत 135 रुपये फ़ी किलो रहेगी, जिस पर काबीना ने मुश्तरका मंजूरी दी, मगर उसके बाद कीमत बढ़ गई। सुनिए कैसर अहमद शेख साहब की गुफ्तगू। यह अश्योर कराया गया काबीना में, हमने जो फैसला दिया है काबीना ने, मुश्तरका फैसला था कि कीमत 135 से के लगभग रहेगी, 1-2 रुपए का फ़र्क से ज़्यादा नहीं होगा और अगर फ़र्क होगा तो इसकी एक्सपोर्ट बंद कर दी जाएगी। मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने बार बार कहा कि कीमतें बढ़ने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, तो वो कीमतें तो अब बढ़ गई हैं। अब एक तरफ ये बड़े बड़े चैलेंजेस हैं तो दूसरी तरफ हुकूमत का हाइब्रिड निज़ाम पर अंधा एतमाद, जिसकी हुकूमत अपना मुस्तकबिल महफूज समझ रही है। मगर हुकूमती इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा रज़ा रब्बानी ने हुकूमत को खबरदार किया है कि मावराए आइन निज़ाम ज़्यादा देर कायम नहीं रह सकता और उन्होंने कहा कितना ही कामयाब क्यों ना हो ये निज़ाम ज़्यादा देर इस किस्म का निज़ाम नहीं रह सकता। मशवरा भी दिया है रज़ा रब्बानी साहब ने कि सियासी अदम इस्तेहकाम को ख़त्म करने के लिए एक ग्रैंड नेशनल इंस्टीट्यूशनल डायलॉग शुरू किया जाए और उसके नतीजे में एक और मिसाके जमहूरियत पर दस्तखत किए जाएं। हुकूमती चैलेंजेस, पीटीआई की तहरीक और नून लीग की ये जो सियासत है इसके ऊपर हम तफसीली तौर पर आज प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात करेंगे, जिसके लिए स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं नून लीग के सीनियर रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर मियाँ जावेद लतीफ़ साहब। बहुत बहुत शुक्रिया मियाँ साहब आपके वक्त के लिए। हम आपसे बहुत से ऐसे सवालात भी इस इंटरव्यू में होंगे जो मुख्तलिफ मराहिल पे हम आपसे पूछते रहे, लेकिन आज सूरत हाल हमें ज़रा मुख्तलिफ नज़र आती है, हुकूमत का कॉन्फिडेंस मुख्तलिफ नज़र आता है। लेकिन दूसरी तरफ पीटीआई एक भरपूर अवामी तहरीक निकालना चाहती है, उनके दरमियान एक तकसीम मौजूद है जो इस वक्त मौजूद बहस बनी हुई है। लेकिन दूसरी तरफ पेट्रोलियम डीजल की प्राइसेस जो इंक्रीज़ हुई उसके बाद एक अवामी हमें बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल भी नज़र आ रहा है, बिलखुसूस कल रात को, क्योंकि अनाउंसमेंट हुई आज सोशल मीडिया की हद तक है। सो आप लोगों को कोई खदशा है इस सूरत में अगर तहरीक पीटीआई निकालती है और वो हुकूमत के लिए ख़तरनाक साबित हो सकती है? हाँ शुक्रिया। मैं हुकूमत की बात से ज़्यादा मैं कहता हूँ ये सिस्टम मजबूत हुआ है और ये सिस्टम मजबूत हुआ है दो वजूहात की बिना पे। एक 9-10 मई जो हुआ और एक इंडिया से जंग के बाद। इंडिया से जंग के बाद जब ये सिस्टम मजबूत हुआ है तो दूसरी तरफ जिस तहरीक का आप जिक्र कर रहे हैं उनके कुछ लोगों या बहुत से लोगों ने जब ये कहा कि ये दोनों ममालिक के दरमियान नूरा कुश्ती थी, एक बका की जंग थी, एक सलामती की जंग थी, एक आज़ादी की जंग थी, उसको भी उस तनाज़र में पेश करना या उस तरह कहना, ये पाकिस्तानी कौम जो मेजॉरिटी है जो 80-90% इस चीज़ को बुरा जान रहे हैं। अब आ जाएं जो मैं सिस्टम की बात करता हूं कि मजबूत हुआ है, ये पहली दफ़ा हुआ है 75 सालों में कि आप दुनिया के जितने ब्लॉक हैं
आप उनमें मकबूल भी और कबूल भी हुए हैं। अब आपसे मुराद क्या है? पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट या मुस्लिम लीग नून की हुकूमत? मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। ये पहला मौका है 75 सालों में, और मैं सिस्टम की भी बात कर रहा हूँ। और ये मकबूल और कबूलियत जो है, इससे फ़ायदा रियासत को पहुँचना चाहिए। बदकिस्मती से अगर आप उस तरह नहीं लेंगे जिस तरह 9/11 हुआ, और पाकिस्तान में उस वक्त की जो क़यादत थी उसने कबूलियत को तरजीह दी और रियासत की तबाही मचा दी। आज खुशकिस्मती से जो क़यादत है वो मकबूल भी हुई इंडिया की जंग के बाद, और कबूलियत मकबूलियत दोनों हासिल कर चुकी। सियासी क़यादत भी आप कहते हैं और अस्करी क़यादत भी, या ये सिर्फ आप अपनी सियासी क़यादत की बात कर रहे हैं? मैं सारे सिस्टम की बात कर रहा हूँ। ठीक है। और मैं बड़ा क्लियर हूँ, और मैं ये कहता हूँ कि अगर आप इस 9/11 से फ़ायदा नहीं रियासत के लिए उठाएंगे तो ये भी वक्त आपने ज़ाया कर दिया। जो आप बात कर रही हैं कि पेट्रोल बढ़ गया, महंगाई किस तरफ जा रही है, आप देखें कि मैं नहीं कहता कि इन्होंने कंट्रोल कर लिया। मौजूदा सेटअप ने काफ़ी हद तक मईशत को पाँव पे खड़ा किया, मगर आज जो डगमगा रही है या सिरक रहे हैं ज़मीन नीचे से, उसके IMF से आपके सख्त तरीन शराइत पे मुआहदे हैं। और चौथा जो मैं आपकी नहीं, मैं क्योंकि बीच में कुछ लुकमे देना चाहती हूँ। वही IMF को आप लोग काफ़ी जो है ऑफेंड भी कर रहे हैं। कल उन्होंने शुगर के हवाले से जो पॉलिसी थी उस पर बहुत तनकीद की और कहा इससे प्रोग्राम ख़तरे में पड़ सकता है। लेकिन बहरहाल आप कंटिन्यू करें। मैं वही अर्ज़ करना चाहता हूँ, मैं इस हक़ में भी नहीं हूँ कि कभी शुगर बेची जाए और कभी ख़रीदी जाए। मैं बड़ा क्लियर हूँ। ठीक है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज अमेरिका हो, रूस हो, चीन हो, वो आपको सारे अपनी तरफ खींच भी रहे हैं, और तीनों जगह पे आप काबिल कबूल भी हैं। और यहाँ तक कि अरब ममालिक जो हैं वो समझते हैं कि आप उनके दिफा का तहफ़्फ़ुज़ दे सकते हैं, मतलब अरब ममालिक और करीब हैं आपके। इन हालात में आपको चाहिए कि आप जो दुनिया में काबिल कबूल लीडरशिप है, जो दुनिया में क्रेडिबिलिटी रखने वाली शख्सियत है, उसका नाम है नवाज शरीफ। आप उसकी तरफ जाएं। वो नवाज शरीफ जो है वो महमूद अचकज़ई को भी ले, वो अख्तर मैंगल को भी ले, वो डॉक्टर मोहम्मद मालिक को भी ले, वो मौलाना फजल रहमान, इमरान खान की पार्टी को भी, वो शाह महमूद कुरैशी को भी ले, इमरान खान, वो पीर पगाड़ा को भी ले। ये मैं नाम इसलिए ले रहा हूँ, मैं कह सकता था कि जितनी अपोजिशन की जमातें हैं उनको ले। मैं शख्सियात का इसलिए कह रहा हूँ कि कई के अस्करी विंग हैं, 1-2 जमातों के नहीं, 5-6 जमातों के अस्करी विंग हैं। और सबसे बड़ा अस्करी विंग जो है वो अंदर जो बैठा है उसका है। अब आपने एक और सवाल किया था कि वो तहरीक चलाने जा रहे हैं। ये एक सेकंड, ये लोग मियाँ साहब के पास जाएं या फिर ये इस बात में कोई हकीकत थी कि मियाँ साहब चाह रहे थे कि अगर उनको अडियाला जाके इमरान खान से मुलाकात करनी पड़े तो वो करेंगे? ऑल दो आप लोगों की जमात की उसकी तरफ से तरदीद आई, लेकिन उनके दिल में ऐसी कोई बात थी कि वो एक बड़े सियासतदान होने का सबूत दें? नवाज शरीफ के, जिस नवाज शरीफ को मैं जानता हूँ, कभी भी ये ज़हन में आ ही नहीं सकता। उसकी वजह, उसने 9-10 मई जो कुछ किया और इंडिया के साथ जंग में उसकी बहन जो अलीमा खां थी उसकी जो स्टेटमेंट है, उसके बाद नवाज शरीफ का बनता ही नहीं था। अब आ जाएं, जो मैं क्यों मियाँ नवाज शरीफ का जिक्र कर रहा हूँ, मैं इसलिए ज़िक्र कर रहा हूँ कि भाई ये मौका आया है कि आप मालियाती अदारों से डील करके ही बड़े खुश हो रहे हैं, तो ये मौका वो नहीं है। आप जो लोन आप ले चुके हैं उसका सूद ही ख़त्म करवा लें, पाकिस्तान के तजारती लोग रियासतों से मुआहदे करवा लें ताकि इसकी आमदन का ज़रिया बने। मसला ये है कि जिस निज़ाम की आप तारीफ़ कर रहे हैं और ये तमाम जो तफसीली तौर पे आपने बात की, आप कहते हैं ये निज़ाम बहुत मजबूत है। ख्वाजा साहब कहते हैं ये हाइब्रिड निज़ाम है, और हाइब्रिड निज़ाम हमने देखा है कि जब मौजूद होता है उस वक्त तो मजबूत लगता है, लेकिन रातों रात वो ख़त्म भी हो जाता है। 1 पेज की तरह का हाइब्रिड निज़ाम
सो ये आप इस पे मुकम्मल तौर पे कॉन्फिडेंट हैं कि जिस तरह सोहेल वड़ाई साहब ने किताब लिखी थी कि ये कंपनी नहीं चलेगी पर में, तो ये आप लोगों वाली कंपनी चलेगी शहबाज साहब की वजारत वज़ीर आज़म के तौर पे? देखें, मैंने आपको बहुत वक्त लिया है। मैं एक जुमले में कह सकता था कि इनको चाहिए कि ये काम करें ताकि मुल्क की बेहतरी आ जाए। मैंने नवाज शरीफ का क्यों जिक्र किया है? हाइब्रिड निज़ाम का आप जब बात करते हैं तो आपको 2018 याद आता होगा। अगर 2018 का हाइब्रिड निज़ाम था तो आप इसको भी कह सकते हैं। लेकिन वो तो मानते नहीं थे। आपके वज़ीर दिफा खुद टीवी पे आके कह रहे हैं, बल्कि अपने सोशल मीडिया पैगाम में कह रहे थे। ये तो सवाल है जो वज़ीर साहब हैं उनसे आप पूछें, मगर जो मैं महसूस करता हूँ वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। मगर इस सिस्टम के जो कह रहे हैं ना कि 5 अगस्त को तहरीक आज़ादी ये वो, ओ भाई, इस सिस्टम के सबसे बड़े बेनिफिशरी वो हैं जो तहरीक चलाने की बात करते हैं। उनकी सारी की सारी क़यादत जो जेल से बाहर है, सारी बेनिफिशरी है। कैसे? क्या बेनिफिट हो रहा है उनको? फ़ायदा क्या इस वक्त है? ये जो सलमान अकरम राजा, ये जो इनकी सियासी वकला की टीम है, उसका आप बात कर रहे हैं, या क्योंकि सियासतदान तो ज़्यादातर उनके जेल में ही है, शाह महमूद कुरैशी साहब हों या यास्मीन राशिद? मैंने शाह महमूद कुरैशी को खुद जिक्र किया जी, है। आपने किया। और मैंने जो एक अडयाला के बंदा है जिसका जिक्र वो कर रहे हैं कि उसके लिए तहरीक चलाएंगे, इमरान खान साहब, तो वो इस सिस्टम में इन होने के लिए, दाखिल होने के लिए वो बेताब है, वो सबसे बड़ा हामी है। अगर मेरी बात आप नहीं मानते तो मैं उसके सबूत के लिए एक जुमला कह देता हूँ। मुझे ये बताएं कि वो इस निज़ाम के लिए बेताब ना हो, वो आइन कानून जमहूरियत की बालादस्ती के लिए काम कर रहा हो, तो वो ये कहे कि मैं इसी सिस्टम से बात करना चाहता हूँ, मैं उन्हीं से बात करना चाहता हूँ। एक अप्रोच तो मुख्तलिफ है। उनको 2 साल हो गए जेल में, कोई मेडिकल ग्राउंड्स या इस किस्म की कोई दरख्वास्त तो नहीं की गई उन लोगों की तरफ से, और ये पीटीआई बरमला मुकाबला करती है, मवाजना आपकी जमात के साथ। ये मुवाजना भी मुनासिब इसलिए नहीं है कि मैं बहुत सी उन बातों में नहीं जाना चाहता कि आपका प्रोग्राम या मैं भी डिस्टर्ब दोबारा हूँ। मैं ये ज़रूर आपको अर्ज़ कर दूँ कि वो बेनिफिशरी था, बेनिफिशरी है। जिस तरह वो जेल काट रहा है, ये देसी मुर्गी और ये एक्सरसाइज के लिए मशीन, इतने डॉक्टर, इतने जो उसके नौकर चाकर वहाँ, और जिस तरह एक मेला लगा हुआ है, कोई आ रहा है कोई जा रहा है जेल के अंदर, ये सारी चीज़ें दरअसल आज एक हाउसिंग सोसाइटी का मालिक भी जो कभी कोई बयानिया बनाता था, आज वो कह रहा है कि ख़त लिख रहा है कि मुझे मिलना है या मुझे इस तरह। क्या आज वो उसका बयानिया या उसका नज़रिया बदल गया है? बात असल ये थी कि जो आलमी क़ुव्वतें थीं, मौसूफ़ को उससे तवक्कुआत थीं, जो तवक्कुआत आज उसको पूरी नज़र होती नहीं आ रही। मियाँ साहब, अफवाज की आपने बात की, उनके लिए बहुत बड़ी ये एक फ़तह थी जो पाक भारत एक तनाज़ा था और उसमें पाकिस्तान फातेह ठहरा, पूरी दुनिया ने तस्लीम किया, इसका आपने जिक्र किया। लेकिन उनकी ये कारकर्दगी एक तरफ, इस निज़ाम को हाइब्रिड खुद आपकी जमात की तरफ से, उसके सीनियर वज़रा की तरफ से कहना, और उसके बाद फिर अगर पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ती हैं तो फिर जो तनकीद होती है। और आपने देखा वो जो एक क्लिप सामने आया था, एक बुज़ुर्ग लाहौर में, उनके अल्फाज बहुत नाजेबा थे लेकिन उनके साथ भी बड़ी सख्ती बरती गई फिर पंजाब हुकूमत की तरफ से। अवामी सेंटिमेंट आप लोग, क्या आपको महसूस होता है कि मज़ीद आप लोगों से दूर होता जा रहा है? देखें, गुजारिश ये है कि बदकिस्मती ये कह लें कि जो जनरल बाजवा, जनरल फैज़ हमीद का दौर था, उसमें इमरान खान और ये सारे एक पेज जो कहते थे साकिब निसार और बंदियाल साहब तक, ये सारा एक पेज जो पॉलिसियाँ, जो गवर्नर्स, जो उस वक्त की पॉलिसियाँ थी, उससे रियासत को नुकसान पहुँचा, उससे अदारों से अवाम दूर हुए, जिसकी वजह से उन्होंने, इमरान खान ने जो मौक़िफ़ अपनाया, लोगों ने उसको सराहा कि उनकी महरूमियाँ। लेकिन आज जो आप जिक्र कर रही हैं कि इंडिया से जंग के बाद जो आज की अदारों की क़यादत है, वो आपकी हुकूमती कारकर्दगी की वजह से उनके ऊपर इफेक्ट और हर्फ नहीं आता जब आप कहते हैं कि हम मिल के काम कर रहे हैं हाइब्रिड निज़ाम के? मैं अर्ज़ करता हूँ, उस वक्त भी उस वक्त की अदारों की क़यादत जो थी, उनकी पॉलिसियों की वजह से अदारे से लोग दूर हुए। आज की मौजूदा क़यादत के इंडिया से जो जंग में बहादरी और जिस अपना एक तरतीब से उन्होंने वो कम वसाइल के होते हुए भी जंग जीती, उनका फ़ायदा
रियासत के अदारों को भी मिला। आज रियासत के अदारों और कौम के दरमियान जो खली थी वो इस जंग ने कम की, बल्कि बहुत कम की। और आज इमरान खान अगर कोई बात करता है उस अदारे के ख़िलाफ़ तो लोग सुनने के लिए तैयार नहीं हैं, इसलिए कि लोग समझते हैं कि हमारी सलामती पहले, हमारी आज़ादी पहले, उसके बाद जमहूरियत। फिर मियाँ साहब इस सारी इक्वेशन में PTI, इमरान खान की जमात और इदारों के अलावा आप लोग कहाँ फिट होते हैं? हाँ, जहाँ हमें उस वक्त अदारों के ऊपर जो इल्ज़ामात लगते थे, हम अदारे के साथ खड़े हो गए, वो तीर हमने अपने सीने पे खाए, उस वजह से जो मकबूलियत में कमी आई। आज जंग जीतने के बाद जो अदारे को लोगों की हमदर्दियाँ या लोगों की वही मोहब्बत जागी, तो उसका फ़ायदा आज के सेटअप को भी मिला है। क्या फ़ायदा मिला है उसमें? लोग अवामी पजीराई आप महसूस करते हैं कि आप लोगों के हक में बदली है? मैं सिस्टम जो है आज का सिस्टम है उसको पजीराई मिली है, उसको आप किसी रंग में भी कहें। चले, अब कहीं से भी मिली है, खा वो अवामी सतह से मिली हो या ना, या इंटरनेशनल सतह से अगर आप समझते हैं मिली है। रज़ा रब्बानी साहब अलबत्ता इस तरह नहीं समझते। मैं उनका एक मशवरा आपके सामने रखना चाहूँगी, और वो बहुत अरसे बाद कोई ना कोई निज़ाम के ऊपर ज़रूर इस किस्म का एक मुफीद मशवरा देते हैं। उन्होंने कहा एक नेशनल इंस्टीट्यूशनल डायलॉग हो, मतलब अमूमी तौर पर बात होती है सियासतदान आपस में बैठें, वो कहते हैं नेशनल इंस्टीट्यूशनल डायलॉग हो, क्योंकि मावराए आइन निज़ाम ज़्यादा देर कायम नहीं रह सकता। हाइब्रिड निज़ाम को ये उनकी तरफ से कहा जा रहा है। आप समझते हैं कि होना चाहिए एक ऐसा डायलॉग जिसमें इदारे भी हों, अदलिया भी हो और सियासतदान भी बैठें? देखिए, दो चीज़ें हैं। ये आप उनका जो जुमले हैं, अल्फाज हैं, वो बताने से पहले मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ नवाज शरीफ को के पास जाया जाए। मैं पहले कह चुका हूँ कि नवाज शरीफ इन शख्सियात को, इन सूबों की क़यादत को साथ मिलाएंगे और नेशनल अप्रोच से रियासत का फ़ायदे के लिए आगे पहुँच। मैंने कतई नहीं ये कहा कि हुकूमत मजबूत करें या कमज़ोर करें या हुकूमत में आएँ या ना आएँ। मैं इसीलिए ये बात कर रहा हूँ कि आज ज़रूरत है और ये वक्त ज़ाया करने वाला नहीं है। 75 सालों में पहली दफ़ा पाकिस्तान को, रियासत को, कोई हुकूमत को नहीं मैं बात कर रहा, किसी जमात की बात नहीं कर रहा, रियासत को 75 सालों में पहला मौका मिला है कि हम दुनिया में अपना खोया हुआ मकाम भी हासिल कर चुके हैं, मकबूल भी हो चुके हैं, कबूल भी हो चुके हैं। तो इसका फ़ायदा रियासत को मिलना चाहिए, ना कि सिस्टम को मिलना चाहिए। तो और ये जो वो इंस्टीट्यूशनल डायलॉग की बात कर रहे हैं कि सियासतदान हों और इदारे हों, आप नहीं समझते कि अब ब्रॉडर लेवल पे बात होनी चाहिए जिसमें अदलिया को भी इसके से भी बात हो? और क्योंकि बहुत सारे हर हवाले से एक तो वो एक ही तरीका है और उसके बगैर बिल्कुल फ़ायदा नहीं होगा बातचीत करने का। जब तक एक अदारे ने अपने आप को ए पॉलिटिकल कह के अपने अंदर ख़ुद एहतसाबी की, दूसरा अदारा भी अपने आप को ए पॉलिटिकल करे और ख़ुद एहतसाबी करे। जहाँ शुरू हुई थी काजी फ़ाइज़ ईसा के दौर में, मगर उसके बाद काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के भी आखिरी जो महीने थे उसमें ख़त्म होगी और आज तक वो सिलसिला ख़त्म है। मैं कहता हूँ कि जो कुछ जिस अदारे से गलतियाँ माजी में हुई हैं, आज की क़यादत का फ़र्ज़ है कि अपने तर्जमान के ज़रिए वो चीज़ें क्लियर करें। जिस तरह के उसको इमरान खान को आपने सादक और अमीन का सर्टिफिकेट दिया क्योंकि उस जनरल बाजवा रजीम को उस वक्त ज़रूरत थी, वो दिलवा दिया, और नवाज शरीफ को आपने चोर डाकू का लक़ब दे दिया। मैं ये कहता हूँ कि आज दुनिया को बताया जाए, ख़ास तौर पर कौम को, पाकिस्तानी नौजवान को, कि ये सादक और अमीन नहीं था और ये चोर और डाकू नहीं था। ये क्लियर जब तक आप नहीं करेंगे उस वक्त तक आपको नेशनल डायलॉग का फ़ायदा नहीं पहुँचेगा। मियाँ साहब, आप लोगों को ये एतमाद है कि आज जो एक निज़ाम है, आप और आपसे मुराद नवाज़ शरीफ साहब भी इस तरह सोचते हैं, एक पूरा एतमाद है कि एक दिन को सरप्राइज़ आप लोगों को नहीं मिल जाएगा? जैसे आप लोग अक्सर शिकवा करते हैं कि अडियाला में अभी भी वो सहूलतें मौजूद हैं, उनको एक ख़ास सहूलत ज़रूर मौजूद है। सो पीछे कोई बैकडोर बातचीत ऐसी हो रही हो, क्योंकि एक चीज़ तो नज़र आती है मुबसरीन को, और वो है अवामी सेंटिमेंट, और वो फिर जब फैसले होते हैं तो वो रातों रात होते हैं। हमें अक्सर सियासतदान भी ऐसा लगता है कि उनको अंदाज़ा नहीं था क्या हो रहा था। आप जब ये सवाल कर रहे हैं तो आपके जहन में ये चीज़ ज़रूर रहनी चाहिए कि कभी अवाम के एहतजाज से या अवाम के निकलने से ना कोई हुकूमत गई है ना आई है। आई तो शायद हो, गई नहीं है कोई। और जिस तरह रातों रात तब्दीली आती है वो आपको इल्म है।
तो जो आप कह रहे हैं कि अडयाला जेल में सहूलतें मौजूद हैं या किसी को इंटरनेशनल कुव्वतों से उम्मीद थी और इंडियन जंग के बाद वो इंटरनेशनल जो उम्मीद थी वो तो ख़त्म हो गई, मगर जो लोकल सतह पे जो उसकी सहूलतकारी हो रही थी वो कुछ सहूलतकार पकड़े जा चुके हैं, कुछ सहूलतकारों के गिर्द घेरा तंग होने वाला है या हो रहा है, तो वो तो चीज़ें नज़र आ रही हैं। अगर सिस्टम ने चलना है, अगर आइन कानून की पासदारी होनी है, अगर पाकिस्तान, जो कि मेरी ख्वाहिश आपकी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान तरक्की करे, मजबूत हो, तो फिर आपको उन साजिशों जिन्होंने ये साजिश बुनी थी, जनरल फैज़ हों, जनरल बाजवा हों, इमरान हों, साकिब निसार हो या बंदयाल साहब हों, जिन्होंने अपनी लालच में अपनी इक़्तिदार की तवालत के लिए जो जाल बुना था, जो कप लहराया था काबुल में जाके, उसके जो नुकसानात पाकिस्तान को पहुँचे हैं, उसका आज वक्त आ गया कि सब कुछ कौम को बताया जाए ताकि कौम आगे बढ़ सके। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मियां जावेद लतीफ़ साहब मौजूद थे और मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ पेश कर रहे थे। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं और बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त क्या सोच रही है। अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ होंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदेद। PTI की अंदरूनी तकसीम और एक दूसरे से माफियों के मुतालबे के बाद अब इमरान खान को अडयाला जेल से एक पैगाम भेजना पड़ा कि मीडिया के सामने इस तरह की ज़ाती और अंदरूनी मामलात के ऊपर गुफ्तगू किसी तौर काबिल कबूल नहीं है, लिहाजा तमाम ओहदेदार अपने इख्तलाफ से निकल कर तहरीक के बारे में सोचें। उसके बाद आज हमने एक मुख्तलिफ माहौल देखा। पार्टी के कई रहनुमाओं ने जब मीडिया ने सवालात करने की कोशिश की तो बहुत मोहतात अंदाज में गुफ्तगू की। अब बुनियादी सवाल यही है कि क्या PTI मुफाहिमत का रास्ता अपनाएगी या फिर मुज़ाहमत ही एक आखिरी ऑप्शन है और ये डिसाइड किया जा चुका है। इस पर कुछ क्लैरिटी हासिल करने की कोशिश करेंगे। कुछ और फैसले भी किए गए हैं, जैसे तहरीक आइन जो पहले बनाई गई थी उसकी तश्कील 9 आज की गई है। तमाम इशूज़ के ऊपर तफसीली तौर पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अली मोहम्मद खान साहब। बहुत बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब आपके वक्त के लिए। पहले तो आपसे डिस्कस करना चाहेंगे, हमें एक चीज़ पे बुनियादी इख्तलाफ नज़र आता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। बेशक आज खान साहब के अहकामात के बाद सब ने एक मोहतात रवैया अपनाया, इख्तलाफात सामने नहीं रख रहे, लेकिन गंडापुर साहब जब 90 दिन की टाइम लाइन देते हैं तो इसी बात का तासुर मज़ीद मजबूत होता है कि पार्टी में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नहीं समझते कि इस पोजीशन में अभी आप लोग हैं कि आप सड़कों पे आएँ या ये हुकूमत और ये निज़ाम आपको सड़कों पे आने देगा। और दूसरी तरफ एक और ग्रुप है जो समझता है कि जो लीडर हैं उनको जेल में 2 साल हो चुके हैं और अब हमें मुज़ाहमत करनी होगी हर तरह से। सो इस हवाले से आप हमें क्या बता सकते हैं, कौन सा तासुर ज़्यादा मजबूत है, सोच ज़्यादा मजबूत है PTI में? जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। देखें, एहतजाज होता मुज़ाकरात का दरवाज़ा खोलने के लिए ताकि आप अपने मुतालबात सामने रख सकें, लेकिन मुतालबात आपके सुने तभी जाते हैं जब आप अपनी कोई स्ट्रेंथ शो करते हैं। बदकिस्मती से ये पाकिस्तान की सियासत का पिछले 40-50 साल से ये खासा रहा है, तो इस वजह से ये तासुर तो है जमात में कि बिल्कुल बात होनी चाहिए, लेकिन बात के लिए माहौल बनना चाहिए और उसके लिए एहतजाज ज़रूरी है। अगर एहतजाज की बात जब से शुरू हुई है, अगर कोई मुज़ाकरात का दरवाज़ा खुलता है तो उसकी इजाज़त फिर इमरान खान साहब भी दे सकते हैं। पार्टी का कोई और लीडर तो अपने तय या कोई कमेटी, चाहे पॉलिटिकल कमेटी हो, चाहे कोर कमेटी हो, चाहे पार्लियामेंट्री पार्टी हो, जिसकी अभी मीटिंग ख़त्म हुई है, कोई 4 बजे शुरू हुई थी और अभी जाके हमारी मीटिंग ख़त्म हुई है। ये तमाम एस्पेक्ट्स बड़े डिटेल से खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद में वो मीटिंग ख़त्म हुई है MNA साहिबान की। तो कोई भी कमेटी इस पोजीशन में नहीं है कि अपने से मुज़ाकरात की इजाज़त दे। वो इजाज़त भी इमरान खान ने देनी है। अभी चूँकि एहतजाज की कॉल है, इस वजह से ज़्यादातर फोकस इस बात पे है कि एहतजाज कहाँ किस तरीके से पुरअमन तौर पे पूरे पाकिस्तान में निकाला जाए। लेकिन इस पर अली मोहम्मद खान साहब अगर मगर की तो कोई गुंजाइश हमें नज़र नहीं आती। उस दिन अलीमा साहिबा ने भी कहा कि खान साहब कहते हैं जो बातचीत है उसके दरवाजे बंद हैं। आज जो उनका ट्विटर पैगाम है हालिया, उसमें भी खान साहब यही बात दोहरा रहे हैं। आप लोग किन मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं बाहर बैठकर? देखिए, इस वक्त तो मुज़ाकरात के लिए ना कोई कमेटी है, ना कोई ऐसा माहौल है, ना कोई हुकूमत की तरफ से आज से कोई महीना पहले जो आई थी ऑफर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बैरिस्टर गौहर को, उसके बाद कोई पेशरफ्त उस पर नहीं है। तो जिस तरह मैंने आपको अर्ज किया, आज तवील मीटिंग हुई है जिसमें ज़्यादा फोकस इसी पे था कि एहतजाज कहाँ और किस तरीके से जो है वो हो। अगर इस दौरान की मुज़ाकरात की बात होती है तो वो ज़ाहिर इमरान खान साहब से डायरेक्ट होगी
इस वक्त पार्लियामेंट्री पार्टी या कोर कमेटी वगैरह मुज़ाकरात के ऑप्शन की बजाय ज़्यादातर फोकस जो है वह एहतजाज पे है, जिस तरह मैंने आपको अर्ज किया, क्योंकि इस बार एहतजाज पूरे मुल्क में होना है। खैबर पख्तूनख्वा का अपना, बलूचिस्तान का अपना, सिंध में स्टार्ट हो चुका है, खैबर पख्तूनख्वा में एक्टिविटी स्टार्ट हो चुकी है, बलूचिस्तान में हमारे जलसे स्टार्ट हो चुके हैं। असल इशू पंजाब का है, क्योंकि पंजाब में फस्तायत इंतहा पे है और किसी किस्म की कोई सियासी आज़ादी वहाँ पे नहीं है। इसी वजह से हम पार्लियामेंटेरियन लाहौर भी गए और लाहौर में एक अच्छी पॉलिटिकल एक्टिविटी की, लेकिन बहरहाल फोकस इस वक्त एहतजाज पे ही है। ये अली मोहम्मद खान साहब, लाहौर में जो एक्टिविटी आपने की, आप लोगों के अंदर ये अंदाज़ा है कि उसने हुकूमत को मज़ीद पुरएतमाद किया? जो इख्तलाफात आलिया हमजा को लेकर जिनको बुलाया नहीं गया इस मीटिंग में, और सलमान अकरम राजा ने जिस सख्ती से कल बयान दिया, हमने उनको बहुत सालों से उनको कवर करते आ रहे हैं, बतौर वकील भी देखा, इस तरह का लहजा उनका नहीं सुना, तो यकीनन दोनों तरफ बहुत गम व गुस्सा भी था। लेकिन आप लोगों की तकसीम ने हुकूमत को तो बड़ा कॉन्फिडेंट कर दिया इसके बाद कि ये कोई तहरीक मौसर नहीं चला सकते। एक दो तीन अहदेदारों की आपस की बीच की चखपलिश का मतलब ये नहीं है कि पार्टी तकसीम है। पूरी पार्लियामेंट्री पार्टी, पूरी तहरीक इंसाफ, दो तीन नुकात पे, सब पे एक पेज पे है कि इमरान खान साहब की रिहाई होनी चाहिए, बाकी असीरान की भी रिहाई होनी चाहिए, और साथ साथ मैंडेट की वापसी, जो हमारे साथ जुल्म हुआ है, रूल ऑफ लॉ, इन सारी चीज़ों पर कोई बेइत्तेफाकी नहीं है। लाहौर का तो मैं समझता हूँ कि बहुत अरसे बाद जिस तरह एक खुश्क ज़मीन पे एक पानी का खतरा पड़ता है, इसी तरह से आप देखें कोई तकरीबन 350-400 गाड़ियाँ पार्लियामेंटेरियंस की, उनके जो कुछ साथी भी कोई दो गाड़ियाँ होती हैं, तो 400-450 गाड़ियों का लाहौर के दिल के ऊपर से गुजर के, और वहाँ पे एक ज़बरदस्त एक्टिविटी जाती उम्रा के नेबरहुड में, वहाँ तहरीक इंसाफ का एजेंडा, तहरीक इंसाफ का बयानिया, इमरान खान साहब का जो बयानिया है, रूल ऑफ लॉ की, सब चीज़ों की बात वहाँ पे हुई। मैं तो समझता हूँ कि इस चीज़ की तकलीफ अगर किसी को हुई है तो वो वहाँ पे जो तख्त लाहौर पे जो शरीफ फैमिली बैठी है, आप क्या समझते हैं या आवाम क्या समझते हैं कि इस चीज़ से उनको बड़ी खुशी हुई होगी, जिन्होंने इतने अरसे से वहाँ कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं होने दी। मैं तो उसको बड़ा खुशाइन समझता हूँ। बाकी इमरान खान साहब ने सख्ती से सबको ताकीद की है कि जो नए तहरीक इंसाफ में आए या जिनके पास नए ओहदे हैं या जिनको जो साल, 1.5 साल या 6 महीनों से जो इस वक्त एक्टिव हुए हैं, उनको भी एहसास हो गया है कि तरीकें और जमातें ऐसे नहीं चलती। आप अंदर इख्तिलाफ रखते हैं, बार आप वन पेज पे नजर आते हैं। हमने इस जमात में बड़ा अरसा गुजारा है। मैं सब लोगों को कहना चाहता हूँ, मैंने कल भी इमरान खान साहब की ट्वीट से पहले मेरी ट्वीट मौजूद है जिस पर मैंने ये कहा है कि आप अंदर अपने इश्यूज को डिस्कस करें। बेशुमार फोरम्स हैं, बेशुमार सीनियर लीडरशिप अंदर मौजूद है। बाकी बाहर आके हमने सिर्फ इमरान खान साहब की रिहाई और तहरीक की बात करनी है। और मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब का मैसेज सबको चला गया है लाउड एंड क्लियर। लेकिन अब अली मोहम्मद खान साहब, जब गंडापुर साहब की इमरान खान साहब से कोई मुलाकात, लेकिन उसके बावजूद वो कहते हैं कि खान साहब का पैगाम है कि मुज़ाकरात करे एस्टेब्लिशमेंट, साथ ही वो कहते हैं 90 दिन की भी वो बात करते हैं। दोनों चीज़ों को पार्टी डिसओन करती है। दूसरी तरफ जुनेद अकबर हैं जो एक और सीनियर ओहदेदार हैं पार्टी के खैबर पख्तूनख्वा से, वो कहते हैं मैं तो मीटिंग्स में इसलिए जाता नहीं। एक मौके पर उन्होंने कहा कि वहाँ पर खान साहब का क्या हकीकी पैगाम डिस्कस हो भी रहा है या नहीं, ये नहीं मालूम होता। सो ये तो एक कन्फ्यूजन है आप लोगों की जमात के अंदर। क्या गंडापुर साहब क्या चाह रहे हैं, वो क्यों एक मुख्तलिफ पार्टी से पोजीशन ले रहे हैं? कोई पार्टी से मुख्तलिफ पोजीशन नहीं है। 5 अगस्त को तहरीक ने एक पीक लेनी है या एक ज़्यादा तादाद में एहतजाज होना है, जिस तरह एक तहरीक का पीक होता है। लेकिन 90 दिनों की बात जो सीएम गंडापुर ने की थी, वो इस हवाले से थी कि वो अपने को वो टाइम दे रहे हैं, क्योंकि 5 अगस्त के बाद तो तहरीक ख़त्म नहीं हो जानी ना, इसने तो आगे भी जाना है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि कम से कम 90 दिन, उन्होंने कहा कि अपने आप को देते हैं कि 90 दिनों में खान साहब को रिहा करवाना है। हालांकि मैं समझता हूँ कि किसी टाइम लिमिट को अपने आप को मुक़य्यद उसमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर 90 दिनों में नहीं होता तो फिर तनकीद होगी। लेकिन उन्होंने अपने आप को एक तरह से चैलेंज किया है कि 5 अगस्त को पीक करेगी और उससे आगे जब तहरीक जाएगी तो कम से कम 90 दिनों में खान साहब को रिहा होना चाहिए। हमारी तो दुआ है, ख्वाहिश है कि कल खान साहब रिहा हों, लेकिन उसके लिए जो है वो कोशिश करनी है। जहाँ तक जुनेद अकबर खान की आपने बात की है, जुनेद हमारे साथ आज बैठे थे, 4-4.5 घंटे 3 घंटे हम बैठे, हमने मीटिंग की है। तो होता है ऐसी बात वगैरह हो जाती है, लेकिन जुनेद साहब सूबाई सदर हैं और उनकी एक्टिविटीज़ भी माशाल्लाह वो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, और आज भी मीटिंग में हमारे साथ ही थे खैबर पख्तूनख्वा हाउस में। आज की मीटिंग के हवाले से मैं आपसे पूछना चाहूँगी, क्या ऐसा मुख्तलिफ होगा अली मोहम्मद खान साहब, आप अगर मुकम्मल लाहे अमल बताने की इस वक्त पोजीशन में नहीं है, पहले से क्या मुख्तलिफ होगा कि आपके कारकुन आए आप लोगों के साथ, तो ये ना हो कि वैसे ही पहाड़ों के रास्ते गंडापुर साहब वापस फरार हो जाए और उन नौजवानों के ऊपर मुकदमात बन जाएं? सियासी जमात एक सियासी माहौल में एहतजाज करती है। सियासतदान या सियासी कारकुन जब निकलता है उसको ये पता होता है कि मैं एहतजाज करूंगा
हो सकता है कोई पर्चा वगैरह कट जाए या कोई आंसू गैस चल जाए, लेकिन उनको ये पता होता है कि अदालतें आज़ाद हैं, मुझे एहतजाज का हक है। लेकिन जब सामने से पॉइंट ब्लैंक गोलियां चल रही हों, किस मुल्क में, अमेरिका में, यूके में, हिंदुस्तान में, किस मुल्क में ऐसे माहौल में एहतजाज हो सकता है? इसलिए इस पे हमारे लोगों को ये दोष देना कि जनाब आप वहां से चले गए, फलाना हो गया, आगे से गोलियां चल रही हों, सबने अपनी जान बचानी है। एहतजाज उस माहौल में होता है कि पुलिस खड़ी होती है, आप जाके बैठ जाते हैं, धरना होता है, फिर हुकूमती लोग आके आपसे गुफ्तशनीद करते हैं। हमारे दौर में ऐसे ही होता था। खान साहब ने मेरी ड्यूटी लगाई थी प्राइम मिनिस्टर हाउस ने, मैं होता था, मेरे साथ परवेज खटक साहब होते थे, मेरे साथ उस वक्त के इंटीरियर मिनिस्टर जनाब शेख रशीद साहब होते थे, लोग आते थे, असातिज़ा कराम आते थे, नर्सिस आती थी, लेडी हेल्थ वर्कर्स आ जाती थी, क्लर्क्स आ जाते थे, बहुत से सरकारी मुलाजमीन, मैं जाके एंगेज करता था, हम बैठ जाते थे रात को, फिर हम उनके एक वक्त को बुला के अपने डिवीजन में हम इसके साथ कोई कंपैरिजन नहीं जो आज होता है अली मोहम्मद खान साहब। लेकिन आप लोगों के दौर में भी चले शेल, वो एक्सपायर्ड शेल भी बरसाए गए इस्लामाबाद, आज के दौर से कोई मवाजना नहीं। यकीनन आपके दौर में अपोजिशन एहतजाज करती रही, लेकिन सवाल मैं दोबारा आपके कारकुन के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछना चाहूंगी। एहतजाज के बारे में एक सवाल पूछा कि उस पर भी उसको भी मैं थोड़ा सा उस पर रोशनी डालते हैं। आपने कहा क्या किस तरह का एहतजाज होगा? देखें, हर रीजन, हर सूबा अपने अपने इलाकों में एहतजाज करेगा। इस वक्त इस्लामाबाद की कॉल नहीं है कि पूरे मुल्क ने इस्लामाबाद आना है। इस्लामाबाद वालों ने इस्लामाबाद में निकलना है, जितना मैं अभी तक इसको परसीव कर पाया हूँ। पिंडी वालों ने पिंडी में निकलना है। पिंडी से मतलब तहरीक इंसाफ के वर्कर और अवाम, कोई और ना समझ ले। और इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा ने अपने सूबे में, बलोचिस्तान ऑलरेडी लोग निकल रहे हैं, सिंध में हमारे सदर हलीम आदिल शेख साहब एक्टिविटीज कर रहे हैं। पिछली बार से इस बार थोड़ा सा डिफरेंट इस तरह से कि पिछली बार फोकस ही था कि सबने इस्लामाबाद पहुंचना है। इस बार अभी तक जब मैं आपसे बात करूँ, चेंज आ जाए तो फिर बात की बात है, लेकिन अभी तक जो गुफ्तगू है, जो चीजें सामने आ रही हैं, ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। बस इतना कहूंगा कि पूरे मुल्क में हर जगह अपनी बसात के मुताबिक लोग निकलेंगे। पंजाब में जुल्म फसाई ज्यादा है, उसका हमें एहसास है, लेकिन बाकी सूबों में, खासकर खैबर पख्तूनख्वा में लोग निकलेंगे। सिंध में भी थोड़ी बहुत एक्टिविटी स्टार्ट हो गई है, हालांकि फसाई तो उधर भी है, ऐसा नहीं है कि बड़ा कोई फ्री हैंड है। बलोचिस्तान में भी जहां जहां हमारे सदर दाऊद साहब जलसे कर रहे हैं, साथ साथ उन पे पर्चे कट रहे हैं। क्या बात है यार, मुल्क है, क्या कोई सियासी एक्टिविटी पे पर्चा क्यों कट रहा है? अगर पर्चे काटने तो दहशत गर्दों पे काटें, जो लोगों को मारे उनको उठाएं, उनको पकड़ें। अब अली मोहम्मद साहब, जो तहरीके तहफ़्फ़ुज़े आइन बनी थी उसकी एक तश्कील 9 हुई है और उसमें से मौलाना साहब को निकाल दिया गया है। अब उनकी जमात उसमें नहीं है, दीगर जमातें हैं। तो आप की नज़र में अब ये जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ है, इसका क्या तरीक़ाकार होगा, आगे प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा? देखिए, बड़ा आसान होता है तनकीद कर लेना कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन ने अभी तक क्या कर लिया, क्या तीर मार लिया, इस तरह की बातें सुनने में आती हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा, देखें, पॉलिटिकल स्ट्रगल का मतलब ये नहीं होता कि आप आज एक कदम उठाएं कर उसका रिजल्ट निकले। पॉलिटिकल स्ट्रगल एक बड़ी लंबी जद्दोजहद होती है, जिसमें आपने बहुत सी चीज़ें एक्सप्लॉइट करनी है। आपने जलसा करना है, आपने जुलूस निकालना है पुरअमन, आपने एहतजाज करना है, आपने धरना दे देना है, आपने आप जब लिखते हैं, आप जब बोलते हैं, आप जो खासकर आजकल सोशल मीडिया आ गया है, इसके साथ साथ आप मुख्तलिफ जगहों पे सेमिनार्स करते हैं, अपने अलायंस के लोगों को साथ लेके चलते हैं, आप असातिज़ा कराम या आप लेबर यूनियंस को या आप यूथ को या आप स्टूडेंट यूनियंस को टच करते हैं। तो बहुत सी उसमें चीज़ें होती हैं जिनको आप साथ लेके चलते हैं। तो अगर किसी का ये ख्याल है कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन जो है स्टार्ट हो गई है, नया शक्ल आ गई है, कल से रूल ऑफ लॉ हो जाएगा, ऐसा नहीं होने लगा। लेकिन उनकी एक स्ट्रगल है जिसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि पॉलिटिकल पार्टीज मिलके मुल्क में रूल ऑफ लॉ के लिए स्ट्रगल करना चाहते हैं। तो हमारे साथ जाहिर है मौलाना साहब का इशू हो गया, अगर मतलब हमारी तो ख्वाहिश थी कि मौलाना साहब चलते, लेकिन चलो हमारे साथ और जो जमातें हैं और भी छोटी बड़ी जमातों को हम साथ लेके इंशाल्लाह चलेंगे। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब, इस बात को कंफर्म कर रहे थे। उसमें जो आज मीटिंग हुई है, यहाँ तक ज़रूर तय हुआ है कि मुख्तलिफ शहरों में अलग अलग एहतजाज होंगे। नाज़रीन, एक ब्रेक की तरफ जाते हैं और ब्रेक से वापस आएंगे। गज़ा में जारी जुल्म के हवाले से दास्तान जो है वो आपके सामने रखेंगे। ब्रेक के बाद बात करते हैं। गजा में ऐसा जुल्म हो रहा है जिसकी हालिया जंगी तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती। इसराइल की काबिज फौज पानी को जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। गजा के सरकारी हुकाम का कहना है कि अक्टूबर 2023 से अब तक 700 से ज़ायद फ़लस्तीनियों को सिर्फ पानी के हसूल के दौरान ही फायरिंग करके शहीद कर दिया गया।
जिनमें से ज़्यादातर तादाद बच्चों की है। गजा में मौजूद 720 से ज़ायद पानी के कुओं को इसराइली फ़ौज ने जानबूझकर बमबारी के जरिए तबाह किया। इन कुओं पर हमले से लगभग 12.5 लाख शहरियों को पीने के पानी से महरूम कर दिया गया। एक हालिया वाक़े में गजा के एक पनाह गुज़ीन कैंप में पानी हासिल करने के दौरान इसराइली फायरिंग से 8 बच्चों समेत 12 अफराद शहीद हुए। गजा को महसूर करने के साथ साथ शहर को जो मिलने वाला ईंधन है उसके दाखिले के ऊपर भी रुकावटें डाली जा रही हैं, जिसकी वजह से कुओं से पानी निकालने, सीवरेज स्टेशंस और मशीनरी चलाने में मुश्किलात पेश आ रही हैं। सीवरेज निज़ाम तबाह होने से वबाई अमराज भी इस वक्त फैल रही हैं, जिससे सबसे ज़्यादा अगेन बच्चे मुतासिर हो रहे हैं। इसराइल ने मार्च 2025 से गजा क्रॉसिंग को इंसानी इमदाद, खुराक और तिब्बी सामान के लिए बंद कर रखा है, जिससे गजा की पूरी आबादी शदीद गजाई बहरान का शिकार है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक 6 हफ्तों में इमदाद के हसूल के लिए कतारों में खड़े 800 अफराद इसराइली शेलिंग और फायरिंग से जाँ बहक हो गए हैं। नाज़रीन, जंग के दौरान पानी रोकना या पानी के वसाइल और कुओं को निशाना बनाना जिनेवा कन्वेंशन और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के तहत ममनुआ है और इसके संगीन जंगी जराइम में इसको शुमार किया जाता है। हालिया तारीख में ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती जिसमें किसी मुल्क ने इस तरह के जंगी जराइम का इर्तकाब किया और दुनिया खामोश हो, जो इस वक्त हम होते हुए देख रहे हैं। आलमी कवानीन की परवाह किए बगैर इसराइल जिस मुनज़्ज़म तरीके से गजा में पानी के ज़ख़ीरों को निशाना बना रहा है, एक इंसानी अलमिया काफ़ी अरसे से वहाँ पर मौजूद है। अब हम देख रहे हैं कि 2 मिलियन से ज़ायद फ़लस्तीनियों की ज़िंदगियाँ दांव पर लगी हुई हैं। भूख, पानी की किल्लत और बमबारी से रोज़ाना दर्जनों फ़लस्तीनी जो है उनको कत्ल किया जा रहा है। इसराइल जंगबंदी को मुस्तरद करते हुए अब तक 58,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनियों को शहीद कर चुका है, मगर अक़वाम मुत्तहिदा समेत कोई भी इस बर्बरियत को रोक नहीं सका है। देखते हैं कि दुनिया इसी तरह तमाशा देखती रहे, खुसूस इन बच्चों को जिस अंदाज में शहीद किया जा रहा है, या कोई ना कोई इसराइल को ज़रूर ललकारेगा, बिलखुसूस अक़वाम मुत्तहिदा। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।